हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माको का मतलब होता है ड्रग्स और काइनेटिक्स का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में जो मेडिसिन है उसका मूवमेंट कैसा होता है। यानी कि जो ड्रग्स होता है वो हमारी बॉडी में वो कैसे मूवमेंट करती है, हम उसके बारे में इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इसमें जो फार्माकोकाइनेटिक्स की जो डेफिनेशन होती है, इसका मतलब होता है कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ द एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स। यानी कि जब हम दवाई खाते हैं या किसी भी रूट से हम दवाई लेते हैं, उसमें हमारे जो मेडिसिन्स होती है उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, और यूज़ होने के बाद वो जो मेडिसिन होती है वो कैसे हमारी बॉडी से बाहर निकलती है, उसको हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। इसमें कई सारे जो प्रोसेस होते हैं वो इन्वॉल्वमेंट होते हैं। जैसे ड्रग का जो मूवमेंट होता है वो हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स में जाती हैं। उसके बाद वो जहाँ तक उनको जाना है, जहाँ टारगेट होता है, उस टारगेट पर वो अपना एक्शन करती है। और इसके बाद जो ड्रग्स होते हैं, जो उसके फैक्टर्स होते हैं जो यूज़ नहीं होते हैं, वो हमारे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके थ्रू वो बाहर निकल जाते हैं। इसके लिए हमारी बॉडी में कुछ बैरियर्स होते हैं इस प्रोसेसिंग में। जैसे कुछ हैं, जैसे इंटेस्टाइनल एपिथेलियम है, सेल मेम्ब्रेन है, रीनल फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है, कैपिलरी बैरियर हैं। ये सब बैरियर्स होते हैं। इन बैरियर्स में जो ड्रग्स होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स को जाना पड़ता है, आना पड़ता है, क्रॉस करना होता है। तो सेल मेम्ब्रेन के ये जो आपस में जो इनके अंदर आना जाना होता है, वो एपिथेलियल सेल्स और एंडोथेलियल सेल जो हैं वो इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला स्लाइड है उसमें जो हमारा ट्रांसपोर्ट होता है मेडिसिन्स का, जो हमारी बॉडी में अंदर आना और जाना जिसको हम बोलते हैं, वो 2 टाइप्स का होता है। उसमें मेम्ब्रेन के पार जाना और आना वो होते हैं, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है जो ड्रग्स का मूवमेंट होता है हमारी मेम्ब्रेन के अंदर, उसमें एनर्जी की नीड नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। देयर इज़ नो नीड ऑफ एनर्जी इन द पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसमें इस ट्रांसपोर्ट में हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। जो सेकंड जो होता है उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसके अंदर जो ड्रग्स जो ड्रग्स हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, वो ग्रेडियंट कंसंट्रेशन के अगेंस्ट होते हैं। यानी कि इनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो यानी कि जो एनर्जी यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, उस एनर्जी का वहाँ पर क्या होगा, खर्च होगा, वो एक्सपेंड होगा, और तब जाके ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये कंप्लीट होगा। इसमें कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं, जो प्रोटीन स्पेसिफिक प्रोटीन के नाम से जानते हैं उनको, वो प्रोटीन वहाँ पे कैरी करती हैं। और जो नेचुरल मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो इस प्रोसेस के द्वारा जाते हैं, जैसे लिवोडोपा, आयरन, अमाइनो एसिड्स, ये सब जो हैं इसमें अपना रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा कुछ अदर सब्सटेंस होते हैं जो कि इस मैकेनिज़्म में अपना जो रोल प्ले करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इंटरफियर करते हैं, यानी कि कुछ ऐसे होते हैं जो ड्रग्स के मूवमेंट में वो इंटरफेयर करेंगे, उनको अपना काम नहीं करने देंगे। इसका एग्जांपल है जैसे पेंसिलिन है। जो पेंसिलिन है जब वो दिया जाता है तो वो डिले हो जाता है, थोड़ा सा एक्सक्रीशन में वो बाहर निकल जाता है। तो वो जो मेडिसिन होती है वो कम समय के लिए इसमें होती है। उसके बाद है कि जो इसमें फार्मा जो काइनेटिक्स होता है, इसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स होता है। इसके बाद इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स होता है। हमारी बॉडी में पहले एब्जॉर्ब होगा, फिर वो हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर उसका मेटाबॉलिज्म होगा, यानी कि हमारी बॉडी में वो मेटाबोलाइज करेगा, जिसको हम बोलते हैं कि वो बायो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि इसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगा
हमारी बॉडी में। और उसके बाद होगा एक्सक्रीशन, यानी कि कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं तो यूज होने के बाद या कुछ अनयूज्ड ही हमारे यूरिन के थ्रू जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाती हैं, उनको बोलते हैं हम एक्सक्रीशन। अब सबसे पहले जो पॉइंट है इसमें हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स, यानी कि हमारी बॉडी में जो ड्रग्स हैं वो हम किसी भी रूट से लेते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो एब्जॉर्प्शन इज़ डिफाइंड एज द पासेज ऑफ द ड्रग्स फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू सर्कुलेशन, यानी कि जहाँ से भी हम दवाई लें, चाहे हम ओरल रूट से लें, चाहे हम आईवी के द्वारा लें, चाहे आईएम के द्वारा लें, या कोई टॉपिकल रूट के द्वारा ले, जैसे भी वो दवाई है वो मेडिसिन को फाइनली हमारी मेम्ब्रेन के थ्रू उसको जाना पड़ता है हमारे ब्लड सर्कुलेशन में। और ब्लड सर्कुलेशन में जाने के बाद जहाँ पर भी हमारी बॉडी में उसकी नीड होगी वो वहाँ पर उसका काम करेगा। और इसके बाद जो अब्जॉर्प्शन के बाद जो आगे का जो अब्जॉर्प्शन हमारे ब्लड सर्कुलेशन में होगा वो मैंने बताया था अभी आपको, एक पैसिव उसमें डिफ्यूज़न होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन ये वाला सिर्फ हमारे जो आईवी रूट होते हैं उसमें ये नहीं होता है, इसके अलावा जितने भी रूट होते हैं सब में ये एक्टिव और पैसिव डिफ्यूज़न होता है। और इसके अलावा जो इसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो एब्जॉर्प्शन की रेट को थोड़ा जो है इन्फ्लुएंस करते हैं, थोड़ा चेंज कर देते हैं, तो उन पॉइंट के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं जो हमारी जो ड्रग्स होता है उसको उसमें एब्जॉर्प्शन होने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है कि डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्वेशन ऑफ टाइम, यानी कि जो मेडिसिन होती है, ड्रग्स होती है, उसका टूटने कैसे वो टूटती है और उसका जो डिजोल्व का टाइम यानी कि घुलने का टाइम उसका कितना है। यानी कि जो ड्रग्स होते हैं हम ओरली लेते हैं, मुंह से जो हम ड्रग लेते हैं तो वो इंडिविजुअल पार्टिकल यानी कि एक एक पार्टिकल में वो हमारी बॉडी में पहले टूटता है, उसके बाद फिर वो एब्जॉर्ब होता है और ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो फ्लूइड होता है उसको डिजोल्वेशन का काम करता है। और जो हम सबक्यूटेनियस या इंट्रामस्कुलरी जो हम ड्रग्स लेते हैं उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे जो टिश्यू फ्लूइड होता है उस फ्लूइड में वो अंदर डिजोल्वेशन होता है, अंदर उनको घुलते हैं। उसके बाद फिर वो आगे हमारी बॉडी में जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उनके अंदर वो चले जाते हैं। लेकिन इनका जो डिस्ट्रक्शन होता है वो थोड़ा डिले होता है, ये जो डिजोल्वेशन होता है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। या कोई पावर जो कुछ वाटर सोल्यूबल होते हैं, कुछ अल्कोहल सोल्यूबल होते हैं, जैसे एस्प्रिन है वो वाटर सोल्यूबल है, वो जल्दी हो जाएगी। जो दूसरे हैं वो ड्रग्स होते हैं जो फैट सोल्यूबल होते हैं वो थोड़े कम देर में होंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद अगली स्लाइड है हमारी फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन का मतलब होता है कि ये जो ड्रग्स होते हैं उसके फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करता है। फार्मास्यूटिकल्स में जो प्रिपरेशन करते हैं वहाँ उनके फॉर्मूले होते हैं, तो उसके जो फॉर्मूला है ड्रग्स उस पर ये डिपेंड करता है। और जो सब्सटेंस इसमें हम यूज़ करते हैं वो डाइल्यूएंट के ऊपर वहाँ पे डिपेंड करता है। जैसे स्टार्च जो है और जो लैक्टोज़ है ये कभी कभी जो है इंटरफेयर करते हैं एब्जॉर्प्शन में, यानी कि इसको जो एब्जॉर्ब होने में ये वहाँ पर प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि कुछ जो हैं वाटर सोल्यूबल होते हैं और कुछ जो वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है पार्टिकल साइज, यानी कि जो हम ड्रग्स ले रहे हैं उसके पार्टिकल का साइज कितना है, उसके मॉलिक्यूल्स का साइज कितना है, उस साइज पे डिपेंड करता है उसका एब्जॉर्प्शन। यानी कि जो हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका स्मॉल साइज़ जो है वो इम्पोर्टेंट होता है बेटर एब्जॉर्प्शन के लिए। यानी कि जितना स्मॉल साइज होगा उतनी जल्दी वो एब्जॉर्ब होगा, जितना उसका लार्ज साइज होगा उतना वो देर में एब्जॉर्ब होता है। जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ग्रेविसोफ्लुविन, डाइगोन, एस्प्रिन, ये जो मेडिसिन्स जो होते हैं ये सारे जो एग्जाम्पल होते हैं ये स्मॉल पार्टिकल्स के एग्जाम्पल हैं। ये जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जल्दी हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब हम दूसरे ड्रग्स की बात करें कि कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं कि जो गट में एब्जॉर्प्शन नहीं होते हैं, उनके पार्टिकल साइज जो हैं बड़े होते हैं, तो ऐसे ड्रग्स को हम जो हैं किसी और फॉर्म में बॉडी में यूज़ करते हैं। उसके बाद है लिपिड सोल्यूबिलिटी, यानी कि जो कुछ ऐसे हमारे ड्रग्स होते हैं जो लिपिड में सोल्यूबल होते हैं और वो भी फास्टर जो है एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, क्योंकि इनको एब्जॉर्प्शन करने के लिए हमें पहले चेंज करना पड़ता है।
और इनको डिज़ोल्व करने के लिए जैसे फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड के अंदर कुछ वहाँ पे डिज़ोल्व हो जाता है और उसके बाद वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंटर कर जाता है। तो जो सोल्यूबिलिटी होती है वो भी जो ड्रग्स है उसके एब्जॉर्प्शन पे डिपेंड करती है। अगला जो पॉइंट है वो पीएच और आयोनाइजेशन, यानी कि पीएच का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी कि पीएच पे डिपेंड करता है। दूसरा आयोनाइजेशन, यानी कि प्लस और माइनस, एनाइंस और कैटाइंस पे ये डिपेंड करता है। तो जो आयोनाइज्ड ड्रग्स होते हैं वो पुअरली एब्जॉर्ब होते हैं, जबकि जो अनआयोनाइज्ड जो ड्रग्स होते हैं या लिपिड सोल्यूबल होते हैं वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। बहुत सारे ड्रग्स जो हैं उसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, आयोनाइज पे वो डिपेंड करते हैं पीएच के ऊपर। जैसे एसिडिक ड्रग्स जो हैं वो अनआयोनाइज में एसिडिक मीडियम में स्टोमक में वो जल्दी सी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जैसे एस्प्रिन, बारबिटूरेट्स, है ना। जो बेसिक ड्रग्स होते हैं वो अनआयोनाइज्ड होते हैं और ये एल्कलाइन मीडियम में इंटेस्टाइन में जाते हैं फॉर्म में और फिर वहाँ रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे एपिडायरिन जो है स्ट्रॉन्ग एसिड बेस हाईली जो आयोनाइज जो एंजाइम होते हैं वो पुअरली एब्जॉर्ब होते हैं, जैसा नाम है हेपेरिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये पुअरली जो है एब्जॉर्ब होते हैं, ये स्ट्रॉन्गली एसिड होते हैं। इसके बाद है हमारा जो अगला पॉइंट है वो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, यानी कि कुछ जो ड्रग्स होते हैं वो हमारे गैस्ट्रो जो हमारी जीआईटी होती है, जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जो गैस्ट्रिक एप्टाइन टाइम, यानी कि हमारी जब जो हमारी जो आंत होती है जब वो खाली होती है, जो हमारे इंटेस्टाइन होते हैं, तो अगर गैस्ट्रिक जो एप्टाइनिंग है उसमें जल्दी खाली होगा वहाँ पर तो फास्टर पैसेज होगा और इंटेस्टाइन में जल्दी सी जो है वो एब्जॉर्प्शन जल्दी हो जाएगा। और इंटेस्टाइन जो मोटिलिटी है वह मोटिलिटी हायर इंक्रीज़ होती है, जैसे डायरिया में तो ड्रग्स एब्जॉर्प्शन रिड्यूस कम हो जाता है, यानी कि डायरिया जब हो जाता है किसी को तो उसमें जो ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है वो कम हो जाता है। इसके बाद प्रेजेंस ऑफ फूड, यानी कि खाना होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। जो हमारा गैस्ट्रिक एप्टाइटिंग जो होगा उसमें जो डाइल्यूशन होगा ड्रग्स का वो डिले होगा, वो देर में होगा, यानी कि जो कॉम्प्लेक्सेस है जो उसके फूड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो पुअरली एब्जॉर्ब करते हैं और वहाँ पर मेडिसिन को एब्जॉर्ब करने में थोड़ी प्रॉब्लम करते हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन्स, चिलेट, कैल्शियम, ये सब जो हमारे खाने में प्रेजेंट होते हैं और ये उनकी जो प्रेजेंस होती है उसमें उसको डिक्रीज कर देते हैं। और कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं और जैसे एम्पिसिलिन, ठीक है ना, रोक्सीथाइमोसिन एंड रिम्फेसिन, ये जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं सिर्फ खाली जब पेट होगा, यानी कि जब एम्प्टी स्टोमक होगा तो जो जैसे ये मेडिसिन होती है रिम्फेसिन ये जल्दी जो है एब्जॉर्ब होगी। अगर खाना हम पेट भर के खाएंगे और तब दवाई लेंगे तो तब इसका एब्जॉर्प्शन कम होगा। इसके बाद है मेटाबॉलिज्म, यानी कि कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो गट में डिगार्डेड हो जाते हैं, जैसे नाइट्रोग्लाइसिन, इंसुलिन, तो ये हम इसमें इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। ऐसे ड्रग्स को हम हमेशा जो है अल्टरनेटिव रूट के द्वारा लेते हैं, जैसे इंट्रामस्कुलर रूट। इंसुलिन हमेशा इंट्रामस्कुलर रूट के द्वारा दिया जाएगा, ये जो है डायरेक्ट जो है माउथ में गट में इसको नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ पे ये जो मेडिसिन होगी, ड्रग्स होगी, इसके मॉलिक्यूल्स वहाँ पर जाते ही डिगार्डेड यानी कि ख़राब हो जाएंगे, टूट जाएंगे, वो उनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। इसके बाद डिजीज़, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें हमारा जो ड्रग्स होता है उसमें वो एब्जॉर्ब नहीं होता है, जैसे एक डिजीज़ का नाम है माल एब्जॉर्प्शन और एल्कोहार्डिया। ये जो हैं ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके अंदर ड्रग्स का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कम हो जाता है, ड्रग्स जो है इनमें एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो ये हमने बात किया है आपको डिजीज़ के बारे में। इसके बाद हमारी जो स्लाइड है उसमें हम बात करेंगे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, यानी कि जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट पास जो मेटाबॉलिज्म होता है इसका जो मीन्स होता है, हमारा जो ड्रग्स होता है वो हमारे पहले गट में जाएगा, उसके बाद वो सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन में जाएगा और फिर वो हमारे लीवर में जाके वहाँ पर अपना मेटाबॉलिज्म करेगा और उस वाले मेटाबॉलिज्म को हम बोलते हैं कि ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है।
यानी कि उसको लीवर में मेडिसिन को जाना पड़ेगा। उस जाने के जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। यानी कि जो ड्रग्स होता है वो ओरली हम लेते हैं उसको, उसके बाद हमारे गट वाल में जाता है, उसके बाद में फिर वो लीवर में और रीचिंग सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में। और फर्स्ट पास जो मेटाबॉलिज्म है वो डिफ़र होता है, यानी कि डिफरेंट होता है, किससे? जो पर्सन टू पर्सन वो वेरी करता है। अलग अलग जो पर्सन होते हैं उन पे फर्स्ट पास जो मेटाबॉलिज्म होता है वो थोड़ा अलग होता है। और ये जो मेटाबॉलिज्म होता है ये पहले टोटल इनएक्टिवेशन ड्रग्स का जो है ये कम कर देता है, और इसका जो हायर डोज है उस पर भी ये डिपेंड करता है। जैसे नाइट्रोग्लिसिन, प्रोनानोल, सबडामोल, ये जो ड्रग्स होते हैं जो इसके ऊपर ये डिपेंड करते हैं। और कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो हम फर्स्ट पास जो मेटाबॉलिज्म है उसमें एंट्री वो नहीं करते हैं। इसके जो एग्जांपल हैं वो हैं आइसोप्रोपिलीन, हाइड्रोकोर्टिसोल, इंसुलिन, ठीक है ना। ये जो मेडिसिन होते हैं ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में नहीं जाते हैं। और कुछ हेपेटिक प्रॉब्लम्स भी होती हैं, किसी को डिजीज होती है तो उन बीमारी में भी हम फर्स्ट पास जो मेटाबॉलिज्म है उसको हम इनहिबिट करते हैं, उसको वहाँ पर हम नहीं होने देते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि अब हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया, एब्जॉर्प्शन। अब हम बात करेंगे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। यानी कि ड्रग्स को सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुँचने के बाद फिर वहाँ पे जो हमारा ड्रग्स है वो अलग अलग टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और ये हमारे जो बैरियर्स होते हैं उनमें ये क्रॉस करता है, और वहाँ जहाँ पर इसकी ज़रूरत होती है उसी साइट पर ये वहाँ पर एक्शन करता है। तो जो हमारा एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये सेम प्रोसेस में जो है इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे फिल्ट्रेशन और डिफ्यूज़न, ये स्पेशलाइज जो है हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। इसमें बहुत सारे फैक्टर जो हैं, इसके जो डिस्ट्रीब्यूशन के फैक्टर्स होते हैं वो इस पे इन्वॉल्व करते हैं, जो कि इसमें जैसे हमारा होता है फ्लो ऑफ बाइंडिंग प्लाज्मा प्रोटीन्स और सेलुलर प्रोटीन्स, आयोनाइज्ड लिपिड्स, सोल्यूबल ड्रग्स। तो ये अलग अलग तरीके से हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसमें हमारा पहला जो पॉइंट है वो है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग्स। यानी कि जैसे हमारी जो मेडिसिन होती है जब वो सर्कुलेशन में जाएगी तो वहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जहाँ पर उसके ड्रग्स के मॉलिक्यूल बाइंडिंग करेंगे। जैसे एसिडिक जो ड्रग्स होता है वो मेनली एल्ब्यूमिन के साथ में वो बाइंड करता है, और जो बेसिक ड्रग्स होता है वो अल्फ़ा एसिड जो ग्लाइकोप्रोटीन है उसके साथ वो बाइंड करता है। और कुछ फ्री और अनबाउंड जो फ्रैक्शंस होते हैं वो मेनली वहाँ पर अवेलेबल होते हैं, वो अपना एक्शन करते हैं, अपना मेटाबॉलिज्म करते हैं, और फिर वो एक्सक्रीशन करते हैं, हमारी बॉडी से बाहर चले जाते हैं। और कुछ जो प्रोटीन्स होती हैं वो बाइंड कर जाती हैं उनके साथ में, और वो कुछ वहाँ पर रह जाते हैं जो कि रीसर्वाइवर बोलते हैं उनको, यानी कि बाद में भी वो हमारी बॉडी में हेल्प करते हैं ठीक करने के लिए। तो यानी कि जो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्रोटीन को बाइंडिंग करते हैं और लॉन्ग समय तक हमारी बॉडी में रहते हैं उनको हम बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग्स। इसमें जो ड्रग्स होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे ड्रग्स होता है उसका नाम है वारफिन 99% जो है, और मॉर्फिन 35%। ये प्रोटीन जो है बाउंड करेगा, और एक्सोमाइड जो है और लिथियम जो है वो 0%। यानी कि ये हमारी बॉडी में ये जो प्रोटीन बाइंडिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ये टोटली फ्री होते हैं। इसके बाद है टिश्यू बाइंडिंग, यानी कि जो ड्रग्स होते हैं वो कुछ हमारे टिश्यू के ऊपर बाइंडिंग करते हैं, तो उन टाइप को ड्रग्स को बोलते हैं हम टिश्यू बाइंडिंग ड्रग्स। इसमें स्पेशली जो है हमारे टिश्यू की एफिनिटी पर वो डिपेंड करता है, तो कौन सा ड्रग्स वहाँ पर वो ऐड होता है। और ये जो टिश्यू बाइंडिंग होती है इसमें जो हमारा एक्सक्रीशन होगा वो डिले होगा, और लंबे समय तक ये हमारी बॉडी में रहेगा। इसके एग्जाम्पल होते हैं जैसे लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स, जैसे थाइयोफेंटोन, सोडियम, और बाउंड एडिपोज टिश्यू को करता है ये जो थाइयो
पेंटोन जो सोडियम है ये हमारे एडिपोज टिश्यू में बाइंड कर जाता है और ये हमारी बॉडी में एक रीसर्वाइवर ड्रग्स होता है जो कि लंबे समय तक हमें ये हेल्प करता है। और जो मसल्स होते हैं उसमें एमिटाइन जो है वो वहाँ पर उसके साथ अटैच हो जाता है। बोन के अंदर टेट्रासाइक्लिन है, लेड है, ये हो जाता है। रेटिना के अंदर क्लोरोक्विन जो है वो वहाँ पर अटैच हो जाता है। और थायराइड जो है वहाँ पर आयोडीन। ये अलग अलग ड्रग्स के नाम हैं दवाइयों के और ये टिश्यू बाइंडिंग करते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है ट्रिपल बी। इसको बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। यानी कि अब हम ब्लड और जो हमारा ब्रेन है उसके जो बीच का है उसके बारे में बात करेंगे। तो जो हमारे एंडोथेलियल सेल्स होते हैं ब्रेन के और वहाँ पर कैपिलरीज होती हैं उनका टाइट एक जंक्शन होता है। उस जंक्शन में जो गैलियल सेल्स होते हैं वहाँ पर कैपिलरीज होती हैं वो आपस में मिलती हैं और वो बनाती हैं वहाँ पे ट्रिपल बी ब्लड ब्रेन बैरियर। केवल लिपिड सोल्यूबल अनआयोनाइज जो ड्रग्स होते हैं वो क्रॉस कर सकते हैं हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को। जब कभी इन्फ्लामेशन होती है हमारे मेनिंजेस में तो ये जो बैरियर होता है ये मोर परमेबल हो जाता है। जैसे उसका नाम है मेडिसिन का पेनिसिलिन। ये रैपिडली पेनिट्रेट हो जाता है, बहुत जल्दी अंदर चला जाता है हमारे ब्लड ब्रेनियन जिसको हम बैरियर बोलते हैं। कब? जब किसी को मेनिंजाइटिस होगा और ये वीक हो जाता है कुछ एरिया में, जैसे कि वहाँ पे होते हैं CTZ इस एरिया में, और अलाउ करता है कंपाउंड को डिफ्यूज़ करने में, अंदर जाने में। उसके बाद है प्लेसेंटा बैरियर। प्लेसेंटल बैरियर का मतलब होता है कि जो लिपिड सोल्यूबल होते हैं अनआयोनाइज्ड जो ड्रग्स होते हैं वो रैपिडली क्रॉस कर जाते हैं प्लेसेंटा को, ठीक है ना, क्योंकि जबकि ये लिपिड सोल्यूबल जो ड्रग्स होते हैं वो क्रॉस कर जाते हैं बहुत कम एक्सटेंड हो जाते हैं वो। तो यानी कि ड्रग्स जो मदर लेती है वो ड्रग्स जो है उसके बच्चे में चला जाता है कुछ, और कुछ जो है वो नहीं जाता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा ड्रग्स जो है प्लेसेंटल कैरियर है और कौन सा ड्रग प्लेसेंटल कैरियर नहीं है। जो कैरियर होते हैं उनको दिया जाता है बच्चों की बीमारी के लिए। इसलिए डॉक्टर पहले से ही डिसाइड करते हैं कि भाई कौन सा जो है ड्रग्स है वो प्लेसेंटल बैरियर है, कौन सा नहीं है। उसके बाद ही जो है वो जो फीमेल होती है, जो मदर होती है बच्चे की, वो दवाई लेती है। कुछ मेडिसिन्स डायरेक्टली जो है वो बच्चों को इसलिए देते हैं कि वो प्लेसेंटा कैरियर नहीं करती हैं, और कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो मदर को देने से वो प्लेसेंटा के थ्रू वो उसके बेबी में चली जाएंगी और उसको प्रॉपरली वो ठीक करेंगी। तो जो हमारा जो ये फार्माकोकाइनेटिक्स था ये हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया है इसमें सबसे पहले एब्जॉर्प्शन के बारे में और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। जो मेरा इसमें सेकंड लेक्चर आएगा वो जो आगे के जो 2 पॉइंट बचे हैं उनके बारे में हम इसमें बात करेंगे। एक है मेटाबॉलिज्म इसमें और दूसरा है एक्सक्रीशन। तो बच्चों आज जो हमारा जो टॉपिक था वो यहीं पे क्लोज़ होता है। थैंक यू बच्चों।